Okay. Yes. Good afternoon to everybody. I am from श्री साई विद्या विकास इंस्टीट्यूट। मेरा नाम लीला दुबे है और यहाँ पर मैं कम से कम 7 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ की मैं हिंदी लेक्चरर या अध्यापिका जो भी आप कहेंगे वो हूँ मैं। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है और लगना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी बिल्कुल सरल सीधी सादी भाषा मानी जाती है, तो बच्चों अगर तुम ध्यान देकर पढ़ोगे तो इसके अंदर तुम अवश्य अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हिंदी सीखने के लिए तुमको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन रखना चाहिए, जिसके आधार पर तुम उसको पढ़ने में समझने में बिल्कुल आसान और सरल मालूम होगी। हमारे पाठ ऐसे बड़े कठिन हैं, जहाँ तुम 8th 9th में जहाँ पढ़ते थे या जो पहले क्लासेस में जो तुम पढ़े थे, शायद उससे भी क्लासेस ना हमारे लिए इजी आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैं तुम लोगों के लिए इन पाठों को थोड़ा सा विस्तार से भी नहीं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि हमारे हिंदी में जो कविताएं हैं, जो भाषा है, ये बहुत ही प्राचीन है और इसके लिखने वाले भी बहुत बड़े बड़े लेखक या कवि माने जाते हैं। इसके इन हिंदी दोहों में हम लोगों के लिए बहुत सारे मॉरल बताए गए हैं, बहुत सारी सीख बताई गई है, जिसको समझ कर हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर बच्चों तुम लोगों को, या मैं कहीं फास्ट जा रही हूँ, कहीं मैं स्लो जा रही हूँ, कहीं तुम समझने में असमर्थ है, तुम लोगों के लिए जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे इसको समझाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और तुमको बिना झिझक हमारे पास आकर, मेरे पास ही क्यों, हमारा इस कॉलेज के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके पास तुम आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सभी का हार्दिक स्वागत होता है। आज मैं आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। तो हिंदी को आप बिल्कुल ये भी मत सोचिए कि हमारी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, हम पास हो जाएंगे। इसके लिए तुमको थोड़ा सा अपने भाषा पर या अपने व्याकरण के ऊपर या अपनी सरलता के ऊपर, व्याकरण के ऊपर ध्यान देंगे तो तुम अवश्य अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करके आगे बढ़ने की आगे बढ़ जाओगे, कोशिश भी नहीं करोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब हमारी हिंदी में यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक दी गई है, तो इस पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया है कि दो पाठ दोहों का है, 4 क्या कहेंगे आधुनिक काव्य जो है उसके अंदर वो 4 ही है और बिल्कुल आसान है। बच्चों तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसा पढ़ेंगे, हम क्लासेस नहीं हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, हिंदी अध्यापिका कैसे है, कैसे पढ़ाएंगी, कैसे करेंगे, ये सोचने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी तुमको कोई भी कठिनाई हो, इसको मैं तुमको आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी और तुम आकर बिना झिझक मेरे पास आकर कोई भी चीज़, जो भी छोटी मोटी चीज़ है, इसको आकर पूछ सकते हैं। अगर तुमको समझ में नहीं आया तब भी आ सकते हैं। इसके अंदर कोई शर्माने की बात नहीं कि अरे मेरे को नहीं आता और मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, या नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा और मेरा कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ अगर कहीं गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं भी कहीं गलती कर सकती हूँ, तो इस गलती को तुम क्या करेंगे कि नहीं मैडम आपने ऐसा नहीं बताया था, आपने ऐसा नहीं किया था, आकर पूछेंगे सॉरी, तो मैं आपको क्या करूँगी, फिर से इसको किस प्रकार से बताना था, तुमको किस प्रकार से चाहिए, कितने आसान तरीके से बताना है, ये तुमको मैं आगे बताने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए तुम अपने सहृदय से, बिना झिझक से, हमारा जो रिश्ता है कि तुम लोग स्टूडेंट्स है, बिना देखे स्टूडेंट्स है, ये शायद मेरे जो विद्या विकास के जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़े थे वो तो मेरे से अच्छे से परिचित है, उनको मेरी भाषा समझ में आ जाएंगे, उनकी मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएंगे, वो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। पर बाकी जो विद्यार्थी जिन्होंने मुझे नहीं देखा है, कभी मेरे क्लास अटेंड नहीं की है, जो कभी मेरे साथ नहीं थे, तो उनको थोड़ी सी शायद दिक्कत होगी, पर कुछ दिन में हम आपस में हमारा दोनों का एक अच्छा संबंध बन जाएगा और हम अच्छे से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ना हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है, तो इसके अंदर जो प्राचीन काव्य में क्या है, जो दोहे दिए गए हैं, जो दोहे जो है रहीम के हैं और बिहारी के हैं। उसके बाद से हमारे पास एक
4 कविताएं हैं जो आधुनिक कविताएं के नाम से प्रचलित है, कि हम लोग जब छोटे दूसरी क्लास में, जब 8, 9, 10th में, कभी किसी की सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होगी, कभी किसी की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, किसी की CBSE होगी, तो उन लोगों की ये जो कविताएं थी ये थोड़ी सी अलग थी। ये हमारे पास जो कविता है बिल्कुल सरल सीधी है, जो हम लोग जैसे बात करते हैं एक दूसरे से, उस प्रकार की कविता हम लोगों को दी गई, ये 4 ही है। और उसके बाद से हमारे पास है नॉन डिटेल कि नॉट नॉन डिटेल, गद्य भाग है। इस गद्य भाग में हमारे पास है 6 पार्ट दिए गए हैं। अब मैं तुमको पहले एक क्या कहेंगे कि दोहा बताने की कोशिश करूँगी, फिर 2 कविताएं बताने की कोशिश करूँगी जो आधुनिक काव्य है, उसके बाद से जो पाठ है उसको समझाने की कोशिश करूँगी, और बाकी जो लेसन है इन ख़त्म होने के बाद फिर उनको पहले रिपीट करके एक साथ दोहे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक साथ दोनों दोहे को बताओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोहा किसका है, ये किसका है, इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है, ये कहाँ से है। तो पहले मैं सिर्फ तुमको एक पहला जो दोहा है रहम का, उसको बताने की मैं पहले कोशिश करूँगी, और उसके बाद से हमारे पास है बिल्कुल छोटा सा जो नॉन डिटेल है, जिसको हम लोग 3 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट ही है इसको, तो इसको जब पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं ओरल बिल्कुल ओरल बोलूँगी, और जब हम लोग साक्षात मिलेंगे और जब मैं बोलूँगी जो तुम ध्यान से सुनोगे तो लिखने में तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे। कल अगर मुझे परीक्षा लिखना है तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, इस प्रकार से तुम लोगों को तैयार कर सकती हूँ। और जो ग्रामर का भाग है, पत्र लेखन का भाग है, ये मैं क्या करूँगी, हम लोग एक साथ साक्षात्कार जब हम लोगों को होगा तब मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसको बताने के लिए थोड़ा मुझे डीप में जाना पड़ेगा। तो क्या मैं तुमको दोहे बता सकती हूँ? तो मैं पहला जो पाठ है हमारा, क्योंकि मैंने जो भगवान का नाम लेकर सोचा है कि जब पाठ पढ़ाने हैं, जब दोहे पढ़ाने हैं, तो अच्छे से शुभारंभ करते हुए मैं इस पाठ का, इस प्राचीन काव्य का तुम लोगों को थोड़ा सा इस कवि का तुम्हारे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर मैं एक या 2 दोहे इस लिमिटेड टाइम में मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। ये हमारा पाठ्यक्रम है, इसको तुम लोगों को समझने की कोशिश अवश्य करना चाहिए, और तुम लोग समझोगे ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि तुम्हारा कोऑपरेशन मेरे साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनो। ये है हमारे रहीम। तो रहीम का नाम तुमने सुना होगा या नहीं सुना होगा, या पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। मुझे तो अभी जब मैं देखूंगी तो कोई बताएगा हाँ देखा है मैडम, नहीं देखा है मैडम, मुझे नहीं मालूम मैडम, मुझे हिंदी नहीं आती मैडम, मुझे आपका ज़रूरत है। तो जो कुछ भी कठिनाई है, जब हम आमने सामने जब साक्षात मिलेंगे तब उस बातों को हम लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला दोहा है हमारा, यह है रहीम के दोहे। इन रहीम जो है एक पुराने अकबर के ज़माने के कवि माने जाते हैं, और इनका जन्म 1556 में 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम है बैराम खान, और माँ का नाम है सुल्तान बेगम। और कहा जाता है कि बैराम खान जो थे, इनके पिता बैराम खान, किसके पिता थे बैराम खान? अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि रहीम के जो पिता थे बैराम खान, ये अकबर के गार्डियन थे। गार्डियन यानी कि इनकी देखभाल करते थे, उनको संभालते थे, उनको एडवाइस देते थे, उनके साथ रहते थे। गार्डियन जैसे कि गार्डनर जो होता है, जो माली जो होता है, क्या करते हैं, अपने फूलों की देखभाल करता है। उसी प्रकार से राजा अकबर, जो सम्राट अकबर थे, तो उनकी हर चीज़ के देखभाल कौन करते थे? बैराम खान करते थे। और उनके पुत्र थे ये रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। कभी कभी एग्ज़ाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रहीम का पूरा नाम क्या था, तो तुमको लिखना होगा कि अब्दुल रहीम खान खाना। और किसके पुत्र थे? बैराम खान के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। और कब हुआ था? सन 1556 1556 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु, इनके पिता की जो मृत्यु थी 1562 में इनके पिता का देहांत हो गया, इनके पिता की मृत्यु हो गई। और अकबर ने कहा कि ये मेरे गार्डियन के बेटे हैं, इनकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है, इनकी देखभाल करना, इनको अच्छे से रखना, इनको हर तरीके की सुविधा देना, ये मेरा कर्तव्य माना जाता है। इसलिए और ये जो हमारे रहीम थे बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत विद्वान थे, और इन्हें तुर्की, फ़ारसी, उर्दू और संस्कृत भाषा का ज्ञान था, जबकि ये उर्दू मुस्लिम थे।
मुस्लिम लोगों की भाषा क्या है? उर्दू भाषा है। उनकी सब भाषा या उनके जो पुरानी भाषा जो है अरबी और फारसी और तुर्की, ये इनकी भाषा थी। और संस्कृत का इनको ज्ञान था, जबकि मुस्लिम थे। और हम हिंदू रहकर भी कभी कभी हमको संस्कृत नहीं मालूम है, संस्कृत शब्द नहीं मालूम है, हिंदी के शब्द नहीं मालूम है। पर ये जो हमारे अब्दुल रहीम खान थे, इतनी होशियार व्यक्ति थे, इतने सज्जन व्यक्ति थे कि इन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। और ये अकबर के ज़माने में जो 9 रत्न थे, 9 डायमंड जिसके इंग्लिश में कहते हैं, इनमें से ये एक थे। और इनकी मृत्यु 1637 में हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1627 में हुई थी। इनके प्रसिद्ध कविता है रहीम सतसई। रहीम के जो कविता लिखे सतसई 700 दोहे माने जाते हैं। रहीम के काव्य में नीति, शक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश होता है। इनके नीति यानी कि क्या बच्चों? मॉरल यानी कि क्या कि हमको जो अच्छी सीख मिलती है कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या करने से तुम्हारी भलाई है, कौन सा काम करना चाहिए। एक ज्ञान, एक मॉरल, एक नीति तुमको बताई गई है। भक्ति भी है, जबकि कविता है। कविता में भक्ति हमारे सभी के मन में होती है कि गुरु के प्रति भक्ति होती है, भगवान के प्रति भक्ति होती है, हमारे माँ बाप के प्रति भक्ति, जो प्रेम जो होता है, ये प्रकार भक्ति है। इसके बारे में बताया है, प्रेम के बारे में बताया। और श्रृंगार यानी कि ये हमारे हिंदी काव्य में क्या कहते हैं इसको, व्याकरण का एक भाग है श्रृंगार एक रस माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में ये 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार, वीर, विभत्स, और क्या कहेंगे, हास्य रस, करुण रस, अगर ऐसे 9 रस माने जाते हैं। जब व्याकरण के बारे में जब बात करेंगे तब क्या करेंगे, इन 9 रसों की हम लोग चर्चा करते चलेंगे। श्रृंगार क्या है? तो मालूम है कि श्रृंगार क्या है? श्रृंगार चीज़ क्या होती है? जब लड़कियां होगी तो उनको मालूम है कि श्रृंगार यानी कि जो मेकअप, जो अपने आप को जो सजते हैं, संवरते हैं, इसको कहा जाता है श्रृंगार कर रहे हैं। बिंदी, बाल, फूल, गजरा, चूड़ियाँ, ये सब क्या श्रृंगार के साधन हैं। तो इनका भी इन्होंने क्या किया, अपनी कविता में समावेश किया है। और इन्होंने कई दोहों में, अपनी कविताओं में छंद, दोहे, अवधि, ब्रज भाषा आदि का प्रयोग किया है। छंद क्या है? वो क्या कहेंगे जिसको व्याकरण का एक प्रकार है, रस, छंद, अलंकार। रस क्या होते हैं कि अगर सीधी साधी भाषा में बताए कि रस क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट द रस, व्हाट डू यू मीन बाय रस? रस इज जूस यानी कि क्या है कि हम लोग कोई जैसे नींबू का रस है, या अनार का रस है, या जिसको कहेंगे कि हम लोग संतरे का रस है, तो इसको हम लोग जो निचोड़ देते हैं, निचोड़ के बाद जो लिक्विड, जो द्रव्य पदार्थ होता है, जो हमारे काम का है, वो क्या है? रस है। और जो बचा हुआ जो भाग होता है, जो हमारे वेस्ट हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से कविताओं में जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्होंने क्या किया, उसका अच्छा समावेश किया है, उन रसों का उन्होंने समावेश किया है। और उसके बाद से छंद जो है, कविता को सुंदर बनाने के लिए, तो भाषा, कविता के तुक जमाने के लिए, कविता को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए क्या कहता है, छंद का प्रयोग सिर्फ कविताओं में, दोहे में होता है। और दोहे तो मालूम है कि 2 लाइन कविता को दोहा कहा जाता है। और इसमें अवधि, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली यानी कि जो हम लोग जो बात कर रहे हैं हिंदी की, ये क्या है, हमारी खड़ी बोली मानी जाती है। इसके बाद से रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। तद्भव और तत्सम, ये भी क्या है, व्याकरण का प्रकार है। बच्चों, जब हम लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे तो हम लोग को फिर से इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब एक मोटी सी बात मैं बता दे रही हूँ तुम्हारे को, क्योंकि ये कहा है कि कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से अगर हमको रहीम का कवि परिचय बताने के लिए कहेंगे तो हम इन बातों को लिख सकते हैं, एक कम से कम 1-2 पैराग्राफ में। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि हु वाज रहीम, तो रहीम कौन है, तो इनका पूरा नाम क्या है, तो हम लोग बता देंगे इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान। फिर इसके बाद बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो 1556 1556 में लाहौर में। ये किसके पुत्र थे, इनके पिता, या इनका पिता का नाम क्या था, किसके पुत्र थे, बैराम खान के पुत्र थे। इनके पिता कौन थे, बैराम खान थे। बैराम खान कौन थे, हमारे अकबर के अभिभावक थे। और ये अभिभावक यानी क्या है कि गार्डियन, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे अभिभावक थे। और ये जो हमारे रहीम हैं,
क्या कहेंगे कि रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। ये बहुत विद्वान थे। इनको उर्दू, अरबी, संस्कृत भाषा के साथ में संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। तुर्की, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के साथ इनको संस्कृत का भी ध्यान था। भी लिखने से क्या होता है कि इसके ऊपर यानी कि 3 भाषा के अलावा ये क्या करते, संस्कृत भाषा को भी जानते थे। और इनके कई काव्य उसमें से हम लिख सकते हैं कि बिहारी, रहीम सतसही और बरवे नायक भेद वगैरह, मदमाष्टक, रास पंचन वगैरह। और इन्होंने अपने काव्य में नीति, प्रेम, भक्ति, श्रृंगार आदि का समावेश किया है। और इन्होंने समावेश मिलता है। और इनकी कविता में छंद, दोहे और इनकी भाषा ब्रज भाषा और खड़ी भाषा है। इतना लिखने से तुम्हारे को अगर कवि परिचय पूछा जाए तो 5 मार्क्स के लिए यह प्रश्न कभी एग्जामिनर तुमको दे सकता है। लिखने की कोशिश करो। तो शायद क्या मैं पहला दोहा समझाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, सुनने की कोशिश करो बच्चों। रहीम के दोहे। दोहा 2 ही लाइन, दोहा यानी कि क्या है, 2 लाइन की कविता को कहा जाता है दोहा। दोहा का इम्पोर्टेंस क्या है कि दो लाइन जो होती है, आगे की भी 2 लाइन होती है, पर पहली 2 लाइनों का संबंध दूसरे 2 लाइन का संबंध पहले 2 लाइन से नहीं होता। ये 2 लाइन अलग ही होती है। इसकी भाषा, इसके बारे में इसकी नीति अलग ही होती है। फिर उसके बाद से दूसरी 2 लाइन स्टार्ट हो जाती है, उसको दोहा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में 8 दोहे, 8 दोहे में अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो फर्स्ट दोहा जैसा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि देखा था, ये पिछले पार्ट में उनका जब कवि परिचय पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि उन्होंने अपने काव्य में प्रेम का प्रयोग किया है, समावेश किया है, भक्ति का किया है, श्रृंगार का किया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये बता रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीम कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कहते हैं, क्या कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम जो है एक धागे के समान है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, इसको मत तोड़ो। हमारा जो प्रेम है, हमारा जो आपस प्रेम है, जो प्रेम होता है बच्चों, हमारा हर एक के साथ में अपना प्रेम होता है। हमारा प्रेम माँ बाप के साथ है, माँ बाप का प्रेम बच्चों के साथ होता है, बच्चों का प्रेम भाई बहनों के साथ होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, प्रेमिकाओं का प्रेम होता है, और दोस्तों का प्रेम होता है। जहाँ तक दोस्तों का प्रेम होता है, ये दोस्त बड़ा अखंड होता है। ये बड़ा, सभी प्रेम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। जब हम एक दूसरे को समझते तभी हमारा प्रेम एक दूसरे से हो जाता है। अरे गए से प्रेम नहीं होता है। जो अपने हमारे विचार जहाँ हमारे मन जहाँ पर मिल जाते हैं, वो हमारे प्रेम हमारे साथ होता है। और उस प्रेम में हमको कोई दरार नहीं आने देनी चाहिए, कोई गांठ प्रकार के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने जानी चाहिए। तो इसलिए कवि कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम क्या कहते हैं कि रहीम जो कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है, जो आपस का जो प्रेम है, ये प्रेम कैसे एक धागे के समान है। मत तोड़ो चटकाए, इसको तुम क्या करो, इस प्रेम को तोड़ने की कोशिश मत करो। कहीं हमारी दोस्ती में दरार आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी हम लोगों को एक दूसरे से कभी कभी नफरत हो जाती है, ईगो आ जाता है। तो मगर दोस्ती के प्रेम में हमें किन चीज़ों को कहीं आने देना नहीं चाहिए, ज़्यादातर नहीं। ये दोहा जो है दोस्ती के संबंध में ही है, क्योंकि माँ बाप से तो प्रेम जब होता है तो इसके अंदर दुश्मनी, दोस्ती, अहंकार नहीं आता है। ये तो प्रेम बिल्कुल शुद्ध होता है। पर जो हमारे दोस्त, जो आपस का जो प्रेम होता है, दोस्तों के साथ का जो प्रेम होता है, ये बड़ा शुद्ध होता है। जब हमारी दोस्ती होती है, जब हमारे विचार मिलते हैं, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो दोस्त हमारा अखंडता रहता है। और इसको हमको अपने साथ में कई दिनों तक चलते रहना चाहिए, और रहता भी है। कई लोग जो है कि अपने दोस्ती को अपने ज़िंदगी तक निभाते हैं। बचपन में दोस्ती होती है, बड़े होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके ब्याह होते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तभी क्या करते हैं, इस प्रेम को अखंड रखने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार प्रेम को रखना चाहिए। तो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीम कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जो प्रेम है, ये क्या है, धागा रूपी प्रेम है। ये धागे के समान है। धागा यानी कि तागा यानी कि क्या, थ्रेड। मत तोड़ो चटका, इसको तुम क्या करो, तोड़ो मत। तोड़ो यानी कि इसके अंदर दरार मत आने दो, इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग मत आने दो। टूटे से फिर ना जुड़े,
अगर धागा है, धागे को हमको जोड़ना है, एक बड़ा सा धागा टूट गया है, हम माला बना रहे, धागा टूट गया है, तो टूटने से क्या होता है, हमको फिर क्या करें, अगर धागे को जोड़ना है हम क्या करते हैं, गांठ बना देते हैं। ये जो गांठ बनती है, तो इस गांठ से क्या हो जाता है कि जो हम लोग फूल पूरा रहे हैं, तो ये फूल में क्या होता है, ये गांठ हमेशा उसके अंदर आकर अटकती जाती है। उसको गांठ क्या करती है, उसके अंदर अड़चन निर्माण करती है। तो जब अड़चन निर्माण करती है तब क्या हो जाता है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए कवि रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर टूट गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, कुछ गलत फहमी हो गई है, कुछ समझने में गलती हो गई है, तो इसको आ गए तो इसको क्या करो, खुले दिल से इसको माफ़ कर दे के इसको मत अपने बीच में इसको मत आने दो। अगर आ भी गए तो क्या हो जाता है, गांठ आ जाती है और बाद में वो बात हमेशा हमारे मन में खटकती रहती है। मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर हम लोग फिर मिलने की कोशिश करें तभी क्या होता है कि ये जो गांठ है, ये क्या होता है, बीच में आकर अरे उसने ऐसा कहा था, अरे उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा क्यों कहा था, मैंने क्या कहा था, ये बात हमारे मन में हमेशा आकर खटकती है और दोस्ती में क्या हो जाता है, एक प्रकार की अड़चन पैदा हो जाती है, एक प्रकार इंटरप्शन पैदा हो जाता है और टूटे से फिर ना जुड़े। फिर कभी कभी क्या होता है कि वो जब दरार बढ़ जाए, अरे चल छोड़, उन्हें क्या है, मैं उन्हें जैसा मैं भी मेरे को क्या करना है, उसमें कोई गरज नहीं, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को तोड़ देते हैं। इसलिए क्या करो, प्रेम रूप धागे को तोड़ने की मत करो, क्योंकि प्रेम रूप धागा अगर टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और जब गांठ पड़ने के बाद क्या होता है, अगर हम जो टूटे रेवंत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, इसको तोड़ो मत, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर इस प्रेम रूपी धागे को तुम जोड़ने की कोशिश करें तो क्या होता है, इसके अंदर बीच में गांठ पड़ जाती है और जो गांठ पड़ जाती है क्या कहते हैं, वो बात को हमेशा खटकते रहती है। समझ में आया कि सीधी सादी भाषा में रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी भी तोड़ना नहीं है, ये बहुत नाजुक होता है, ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है, इसलिए कभी इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर टूट भी गया तो इसके अंदर गांठ पड़ जाती है और फिर ये गांठ जो है हमेशा हमारे मन में आकर खटकते रहती है। आई बात समझ में। रहमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं, रहमन पानी, रहीमान यानी कि रहीम, जहाँ जहाँ रहीम का नाम है, रहीम के दोहे मालूम हो जाता है। हमको इसको संदर्भ के लिए ज़्यादा करके आता है, संदर्भ से अर्थ के लिए हमको इसको बताना पड़ता है। तो जब हमको रहीम के बारे में बात करें तो देन यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन बोलते रहीम कि रहीम कौन थे, क्या थे, कितने को थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी, उनकी शैली क्या थी, उन्हें क्या बताने की कोशिश की। ये थोड़ा सा हमको संदर्भ और उसके बाद में व्याख्या देना जरूरी है। संदर्भ क्या है कि किसके संबंध में बात करें, संदर्भ इसके रेफरेंस किसके साथ में है। और फिर कभी इसके बारे में बताएंगे किसकी व्याख्या क्या है, क्या बताना चाह रहे, व्याख्या इसके किसके बारे में बताना चाह रहे, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो अर्थ है, अब जैसे पहले दोहा था प्रेम रूपी धागे के बारे में बताया गया, वो बिल्कुल अलग से। अब दूसरा दोहा स्टार्ट हो रहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान चून। यहाँ पर रहीम क्या कह रहे हैं, दूसरे दोहे में दूसरी बात बताने की कोशिश की है कि हमारी इज़्ज़त, हमारे चरित्र, हमारे कैरेक्टर के बारे में बताने की कोशिश की है। हमारा कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सब कुछ है, कैरेक्टर नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े कार होती है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है, बात करने का तरीका नहीं होता, कैरेक्टर नहीं रहता। कैरेक्टर क्या चीज़ है, हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई दो चीज़ें आती रहती है। अच्छाई जो क्या है वो हमारा कैरेक्टर है, जिसकी लोग सराहना करते हैं। जब बुराई आती है तो लोग सामने बात करते हैं, पीछे क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कैरेक्टर जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है कैरेक्टर। तो इसको हमको अपने पास रखना चाहिए। चाहे तुम कितने भी अमीर हो, पर तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं, यार जीरो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम भिखारी है, तुम्हारे पास देने के लिए भी कुछ नहीं, तुम्हारे कोई दे भी नहीं सकता। अरे मेरे पास कैरेक्टर नहीं, तुम दो नहीं देते, कौन कहाँ से देंगे कैरेक्टर, क्योंकि आपको अपने आप में इसको पैदा करना पड़ता है। तो रहीमन कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। यार पानी एक क्या सीधा शब्द वर्ड है, पानी जो हम लोग पीते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। वही इंपॉर्टेंस उन्होंने अपने दोहे में दिया है कि पानी के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है, हम जी नहीं सकते हैं।
अगर प्यास लगी है 1 घंटा पानी पिएंगे, 2 घंटा नहीं पिएंगे, 3 घंटा नहीं पिएंगे, कुछ दिन तक पानी पिएंगे, उस बाद क्या होता है पानी पानी प्यास प्यास करके हम क्या मर जाते हैं। तो इस पानी हमारी ज़िंदगी जितने इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर इस पानी का 3 अर्थ बताया है। पानी के लिए उन्होंने बताया है कि कैरेक्टर जो है यानी कि कैरेक्टर चरित्र चमक या मोती में चमक होती है। और दूसरा चीज़ है कि पानी जो है हमारे मनुष्य के लिए जिंदगी आत्मसंरक्षण, आत्मनिर्भरता और किस किन चीज़ों के लिए जैसे उपयोग होता है पानी, उसी प्रकार से पानी को उतने इम्पोर्टेंस पानी के चरित्र का उतना इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में माना जाता है। तो रहमन पानी राखे, रहम कहते हैं कि पानी, यहाँ पर फर्स्ट पानी का अर्थ क्या है कि चरित्र, अपने चरित्र को बना कर रखो, अपने कैरेक्टर बना कर रखो, अच्छे बनने की कोशिश करो, लोग तुम्हारी सराहना करें, लोग तुम्हारी स्तुति करें, लोग तुम्हारे देखकर खुश हो, ये हमारा कैरेक्टर है। अभी तुम बच्चे हैं तो बच्चे का कैरेक्टर क्या है अभी कि क्लास में क्या है, अभी बड़े होने के बाद कैरेक्टर बदल जाता है। अब जब हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या हमारा कैरेक्टर, क्या रही ये बच्चा है। हम जब क्लास में इतने सारे जो विद्यार्थी, अभी हमारे क्लास में 25 हो गए, 50 हो गए, 30 हो गए, 20 हो गए, 10 भी हो गए, तो उसमें से क्या आता है अलग अलग क्या कहें स्वभाव के बच्चे अलग अलग होते हैं। तो एक बड़ा बिल्कुल अच्छा सा होता है जो हर बात को मानता है, हर बात को सुनता है, वो क्या होता है उस विद्यार्थी को हर अध्यापक हर लेक्चर क्या करते चाहते हैं। दूसरा जो विद्यार्थी है पढ़ाई में होगा होशियार, होगा पैसे वाला, सब कुछ होगा उसके पास में, और उसके पास कैरेक्टर नहीं। अब यहाँ पर कैरेक्टर का अर्थ दूसरे अर्थ में हम लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर, यहाँ पर उसका अर्थ क्या है कि क्लास वाइज, स्कूल वाइज, उसकी लाइफ में, उस ज़िंदगी में, उसकी उम्र के हिसाब से जो कैरेक्टर है वो वहाँ पर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर उसका कैरेक्टर है कि अच्छाई, क्लास में कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आदमी को कैसे सम्मान करना चाहिए, आदमी को कैसी बात सुनना चाहिए, उनका कैसे आदर करना चाहिए वगैरह। तो इन चीज़ों को जब हम लोग सुनते हैं कि इनका कैरेक्टर, तो कहते हैं कि रहम कह रहे हैं कि हमको अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। फिर बिन पानी सब सुन, बिन पानी के बिना कैरेक्टर सब क्या शून्य है। जहाँ अगर शून्य जो अंक है, शून्य जो नंबर भी नहीं कहते उसको, जो शून्य ही है, अगर उसके पीछे, तो इस कैरेक्टर को क्या कहेंगे कि जो पानी नहीं है, पानी के पीछे जब 1 नंबर है, अगर 1 नंबर के पीछे ये जो शून्य लगाए तो 10 बन जाता है। अगर हम इस 1 को निकाल दें, शून्य कुछ वैल्यू नहीं है। अगर इस 1 को हम खा रखें, शून्य लगाए, इसकी भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो जब हमारे पास में जो हमारा और कैरेक्टर समय के साथ 1 और शून्य के समान है, हम 1 है, शून्य, या हम 1 शून्य है, ये जो कैरेक्टर हमारा 1 है। तो इसके दोनों का आपस में संबंध है, ये दोनों रहेंगे तो हमारा कैरेक्टर बन सकता है। तो रहीम कहते हैं कि हमारे जीवन में चरित्र जो है एक शून्य के समान उसकी वैल्यू है। जब शून्य के साथ जब नंबर होता है, जब अंक होता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। खाली शून्य है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। अगर शून्य के पीछे हम लोग 1 लगा दें तो बन जाता है 10। अगर उस 1 के बाद और 1 0 बढ़ा देंगे, पहले 10 बनता है, उसके बाद बढ़ा दें तो 100 बनता है, उसके बाद बढ़ा दिए तो 1000 बनता है, और जितने अंक बढ़ते जाते हैं, शून्य बढ़ते जाते हैं, उसकी उतनी वैल्यू, उस 1 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से जो शून्य जो हमारी ज़िंदगी का क्या है, चरित्र है, और हम लोग क्या है, 1 नंबर है। अगर 1 नंबर है, इसके पीछे आगे जो 0 जो है, जो शून्य है, वह नहीं है हमारे पास में, कैरेक्टर नहीं है हमारे पास, तो हमारे कुछ वैल्यू ज़िंदगी में, इस समाज में, इस कहेंगे सोसाइटी में हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। इसलिए इसको हमको अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना चाहिए। और इसका जैसे मैंने बताया कि इसके शून्य के यहाँ पर 3 अर्थ दिए गए हैं। एक शून्य जो है हमारा कैरेक्टर है, दूसरा जो शून्य है कहते हैं कि जो चमक लाता है। तो अगर हमारे पास मोती है, और मोती जो कहते हैं कि समुद्र मिलता है, जब तक समुद्र में है मोती, इसकी वैल्यू क्या है, समुद्र के अंदर मोती है, चलो ये मोती कहाँ से है, तो समुद्र में। जब ये मोती को समुद्र के अंदर से जब निकालते हैं तो अरे समुद्र से निकला हुआ मोती है, तो इसकी क्या वहाँ पर वैल्यू है। तो दूसरा क्या हो गया, उसने बताया कि मोती की चमक भी क्या है, पानी से ही है। पानी का अर्थ जैसे मैंने बताया कैरेक्टर के लिए है और चमक के लिए। और तीसरा अर्थ है बिन मानुष पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। मोती जो है अभी पर्ल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, मानुष के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। चून यानी कि क्या है, चूना यानी कि जो व्हाइट वॉश वगैरह करते हैं, हमारे पास व्हाइट वॉश है, चूना है, पर उसके पानी नहीं है। अगर हमको व्हाइट वॉश करना है तो व्हाइट वॉश करने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए,
पानी ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर हमको मिक्स करना है पानी, तभी क्या होगा, उसको लिक्विड बनेगा और हम लोग दीवारों पर उसको लगा सकेंगे। तो इसी प्रकार से उसने इस पानी की परिभाषा 3 भाषाओं में दी है। एक तो है हमारे कैरेक्टर, दूसरा है कि मोती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और तीसरा उसने बताया कि चूने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, और इस पानी को हमको क्या है, संभाल के रखना चाहिए। बच्चों, ये हमारे कैरेक्टर है, इसको तो संभाल के रखने की कोशिश करो। आज का पाठ में आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। कल इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे के 2 कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।